वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 12th फॉर फिजिक्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था आपको। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, न्यूटन बटे कूलाम। ध्यान दीजिए। आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है ये? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर एक चित्र बनाया है, यहां देखिए दो आवेश हैं, -q और +q। दो आवेश कौन कौन से हैं? -q और +q। तो -q और +q आवेश हैं, ये बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, क्योंकि इस पर माइनस का आवेश है और इस पर प्लस का आवेश है, और ये एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी, कितना? 12 मीटर की दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक प्रकार का निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। ये चित्र यहां पर फिर ध्यान दीजिएगा। यहां -q और +q आवेश हैं, बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकार के हैं। ठीक है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यह भी बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव में मैंने आपको बताया कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश होते हैं, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या करना है? उसी वैद्युत द्विध्रुव का जो निकाय है उसी में से किसी एक आवेश को आप ले लीजिए, चाहे प्लस आवेश को ले लीजिए और चाहे माइनस आवेश को ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप प्लस को लें या माइनस को लें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? मैंने आपको बताया कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं और वहां चित्र भी आपको मैंने दिखाया है। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अब वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? दो आवेश। तो किसी एक आवेश, उसमें से कोई भी आप एक ले लीजिए, चाहे -q चाहे +q। ठीक। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, मतलब दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, कोई एक आवेश, चाहे प्लस चाहे माइनस, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे +q चाहे -q। ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी ले लीजिए के गुणनफल को, दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए। सपोज दैट यहां पर माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, मैंने क्या कहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या एक प्रकार का निकाय है जिसमें दो आवेश होते हैं
और बराबर तथा विपरीत प्रकार के होते हैं, मतलब एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होता है। तो वही मैं कह रहा हूं यहाँ की वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम है तथा उनके बीच अल्प दूरी 2 मीटर है। तब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा P इज इक्वल टू होगा Q, दोनों में से कोई एक आवेश, तो मैंने एक आवेश ले लिया है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, यहाँ चिन्ह नहीं लिखना है, उसका साइन नहीं लिखना है, प्लस या माइनस, ठीक है। तो Q गुणे और दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है 2L, तो Q गुणे 2L या इसी को आप लिख सकते हैं 2QL, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है अर्थात जो P है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि आप जानते हैं क्या होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो परिमाण तो आपका क्या हो गया, P बराबर 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तो P बराबर क्या हो गया 2QL, यही तो परिमाण है, ठीक है। आवेश और दूरी रख देंगे और गुणा कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो गया, परिमाण हो गया उसका। और क्या बता रहे हैं आगे, क्योंकि सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों जरूरी है, तो जिसकी दिशा अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अर्थात जैसे ये मैंने देखिए माइनस क्यू लिखा है और ये क्या है प्लस क्यू है, तो इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। देखिए बीच में एक एरो भी बनाया मैंने, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है। तो ये हमारा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि का मतलब उसमें परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ परिमाण भी है P बराबर 2QL, ठीक है, और दिशा भी है। दिशा क्या है, जिसकी दिशा अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब ये अक्ष के अनुदिश क्या है, अक्ष के अनुदिश का मतलब से माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं, तो एक दूसरे से अक्ष पर रखे गए होंगे ना, जो दूरी 2L मीटर लिया गया उसे 2L मीटर दूरी के अक्ष पे रखे हैं ना, तो अक्ष का मतलब उसी के अनुदिश, उसी रेखा पर, उसी लाइन पर, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहां बता दिया है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका P है अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसका मात्रक क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ Q लिखा गया, भाई अंक है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है, अंक जो है वो मात्रकहीन होता है, ठीक है। और Q है तो Q का क्या मात्रक होता है, कूलाम, और कूलाम बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए Q बराबर मैंने आपको बताया था IT होता है। Q बराबर क्या होता है IT, मतलब एम्पियर सेकेंड। Q बराबर क्या होता है IT एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो एम्पियर सेकेंड है, ठीक है, एम्पियर सेकेंड, इसको आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, ठीक है। और एम्पियर की बीमा क्या होती है, A ही होती है, और सेकेंड की बीमा होती है T, सेकेंड की बीमा क्या होती है T। तो जहां Q लिखा है इसका मात्रक तो जो हो जाएगा, मतलब कि P का जो मात्रक है इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। लेकिन बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम, इसकी बीमा क्या हो जाएगी A और T, कूलाम आवेश है, आवेश की बीमा AT होती है, और मीटर लंबाई है, इसकी बीमा L होती है। तो इसकी जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी LTA, बीमा हो जाएगी LTA, ठीक है। किसकी बीमा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अच्छा, इसमें हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अनेक अणु जैसे HCl है, H2O है, HBr है, NH3 है, CH4 है, ये सब क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। होता क्या है, परमाणु में धनावेशित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ अणुओं में परमाणुओं के नाभिक व उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु के एक सिरे पर धन आवेश और दूसरे सिरे पर उतना ही ऋण आवेश होता है, और इस प्रकार के अणु जो है वो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। होता क्या है कि परमाणु में धन आवेश का केंद्र तथा ऋण आवेशों का केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं, अतः परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। फिर बात को समझिएगा, परमाणु में धन आवेश का केंद्र, धन आवेशों का जो केंद्र है जिसको आप नाभिक बोलते हैं,
तथा ऋण आवेशों का केंद्र परस्पर संपाती होते हैं और इसीलिए परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। ठीक है, अणु होता है, मैंने यहां लिखा भी है कि अनेक अणु जैसे HCl, H2O, HBr, NH3, CH4 ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। तो परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन यदि परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, परमाणु वैसे तो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, लेकिन अगर परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह धन व ऋण केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं। तो धन व ऋण केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं और परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। फिर समझिएगा इस बात को, यदि परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो धन व ऋण केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हट जाते हैं और उस समय परमाणु वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो ये आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब जैसे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बताया ना, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार हम अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे, एक बार अक्षीय स्थिति में निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे और तीसरी बार जो है, मतलब एक बार जो है किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। हाँ तो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बताया था कि निकाय है, उसमें -Q और +Q आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, पीछे भी मैंने बताया था आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से निकाली जा सकती है। पहला है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में और दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। तो यहां पर हम पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अर्थात पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति का मतलब जिस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसी के अक्ष पर, अब जैसे मान चलिए यहां पर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो इसी के अक्ष पर यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यहां पर देखिए एक चित्र बनाए हैं और इस चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने AB ले रखा है और ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है ये -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है और दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु पर एक बिंदु O माना है हमने। क्या माना है? O। और ये जो आवेश +Q और -Q है ये एक दूसरे से 2L दूरी पर है। 2L कैसे? यहां देखिए -Q से O तक की दूरी कितनी है? L। और O से यहां +Q तक की दूरी कितनी है? L। तो L मिलके कितना हो जाएगा? 2L। अर्थात A और B जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें -Q और +Q आवेश के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये चित्र तो मैंने बना दिया है, ठीक है, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। इस चित्र के बारे में जो यहां मैंने आपको बताया वही चीज मैं यहां पे लिख दिया हूं आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं इधर बता रहा हूं उसी चीज को यहां मैंने लिखा है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है,
परावर्तनांक क्या है, के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है, मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है, जिनके बीच की अल्प दूरी अर्थात माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो अल्प दूरी है, तो यहां से यहां तक यल और यहां से यहां तक फिर यल, तो यल यल मिलकर कितना हो जाएगा, 2 यल। तो जिनके बीच की अल्प दूरी 2 यल मीटर है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु कहां है, ये ओ से आर मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में, देख लीजिए उसी अक्ष पे रखा है ना, ये बिंदु पी है, अच्छी स्थिति में एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात यहां पर हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, नई लाइन से लिखिएगा, नई लाइन से लिखिएगा, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों मतलब कौन कौन से हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाई ध्यान दीजिए, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये बराबर व विपरीत प्रकार के दो अलग आवेशों से मिलकर बना है ना, जिनमें कि दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, ठीक है। तो अब यहां बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगी, ठीक है। तो वही यहां पे बता रहे हैं हम कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है, क्रमशः E1 व E2 है। मतलब प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु पी पर वो क्या है, E1 है, वो क्या है, E1 है। प्लस क्यू के कारण मतलब इसके कारण यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है, वो क्या है, E2 है। बिंदु P के आवेश प्लस Q से दूरी, ध्यान दीजिए बिंदु P जो है ये बिंदु हमारा P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P के आवेश प्लस Q से दूरी। अब ये जो बिंदु P है ये आवेश प्लस Q से जो दूरी है वो R माइनस यल होगी। क्यों R माइनस यल होगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी जो R दूरी है, हमारी जो R दूरी है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु P तक है, लेकिन जो प्लस Q आवेश है वो मध्य बिंदु से यल दूरी कम अर्थात इतनी दूरी में रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो R दूरी यहां से यहां तक है उसमें से इतनी दूरी अगर घटा दिया जाए तो इतनी दूरी बचेगी और यही दूरी प्लस Q से बिंदु P की दूरी कही जाएगी। अब इतनी दूरी घटाएंगे कैसे, तो जरा ऊपर देखिए इतनी दूरी यल के बराबर है, अर्थात इतनी दूरी हमको घटाने का मतलब हुआ कि R जो इतनी दूरी है उसमें से इतना घटाना है, इतना घटाना है मतलब इतना यल के बराबर है, तो R माइनस यल। इसी तरह से यहां देखिए ये आगे देखिए यहां तक है, मतलब माइनस Q जो आवेश है वह यहां तक है, यानी कि R दूरी उसमें प्लस कर, यल दूरी उसमें प्लस करनी पड़ेगी, यानी यहां तक है तो यहां से इतनी दूरी इसमें प्लस करनी पड़ेगी, और इतनी दूरी है किसके बराबर, यल के बराबर, तो माइनस Q से जो बिंदु P की दूरी है वो R प्लस यल हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए वही यहां पे मैंने लिखा है कि प्लस Q से दूरी R माइनस यल तथा माइनस Q से R प्लस यल है, अतः जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, क्या है, E1 क्या है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो कितनी होगी, E1 बराबर 1/4πε0 के Q बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर। सूत्र मैं अभी आपको इस लेक्चर नंबर 8 में भी बता रहा था, जो हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4πε0 के Q बटे R स्क्वायर, Q बटे R स्क्वायर। तो यहां पर चूंकि दूरी R माइनस यल है
प्लस क्यू आवेश से, तो इसलिए आर माइनस यल का स्क्वायर करेंगे, आर की जगह पे आर माइनस यल का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो E1 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस यल स्क्वायर। लेकिन इसकी जो दिशा होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है ना, तो इसकी जो दिशा होगी बीपी दिशा में होगी। मतलब ये बिंदु P है ना, तो B से P की दिशा में होगी। इसीलिए देखिए डायरेक्शन में तीर भी देखिए बना कर दिखाया गया है। E1 जो है B से P की दिशा में, यानी B से P की दिशा में दिखाया जा रहा है, और दिख भी रहा है, तीर भी मैंने बनाया एरो। ठीक है, और दूसरी जो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा जो होगी वो ए से, मतलब P से ए की दिशा में होगी, अर्थात ये P से ए की साइड में होगी, ए की दिशा में होगी। एरो भी मैंने देखिए इधर को बनाया है, P से ए की दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो तीव्रता आप E1 और E2 देख रहे हैं, जो तीव्रता आप E1 और E2 देख रहे हैं, E1 व E2, ये एक ही रेखा के अनुदिश हैं। पहली बात, ये दोनों तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं और विपरीत दिशाओं में हैं। अनुदिश भी हैं, विपरीत दिशाओं में भी हैं। ठीक है, अनुदिश भी हैं, विपरीत दिशाओं में भी हैं। अतः बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी, बिंदु P पर जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी, यानी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी E1 व E2 के कारण, वह हमें E1 में से E2 को घटाने पर प्राप्त होगी। तो E बराबर क्या लिखा मैंने, विपरीत दिशा, तो घटाने पर प्राप्त होगी E1 माइनस E2। अब E1 की जो वैल्यू है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की जो वैल्यू यहां पर मैंने लिखा है, उसको यहां पे लिख दीजिए। ये मैंने लिख भी दिया है, E1 की जगह पे 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस यल का स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस यल स्क्वायर। और माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस चिन्ह यहां पर मैंने लगा भी दिया है, ये माइनस चिन्ह। और इस माइनस चिन्ह के बाद E2 है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की वैल्यू यहां ऊपर लिखा गया है, उसी को मैंने यहां पे रख दिया है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू इतनी है, ये वाली, ये वैल्यू जो इतनी है और ये जो वैल्यू इतनी है, दोनों में एक चीज कॉमन है। ठीक है, क्या, क्यू बटे 4πε0 के, क्यू बटे 4πε0 के, ये कॉमन है दोनों में। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्यू बटे 4πε0 के मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहां बचा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, और यहां बचा -1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, 1 - r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और -1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां ये जो दिख रहा है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका गुणा आप इधर करा दीजिए, इधर कराएंगे तो क्या होगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर एकम आर प्लस यल का होल स्क्वायर, और इसका गुणा आप इधर करा देंगे, इधर कराएंगे तो क्या होगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर एकम आर माइनस यल का होल स्क्वायर। तो इस चीज का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे मैंने लिखा है, कैंची गुणा इसको बोलते हैं, कैंची गुणा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आर प्लस यल का होल स्क्वायर यहां आ गया, आर माइनस यल का होल स्क्वायर यहां आ गया, और नीचे ये दोनों आपस में एक दूसरे में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब जैसे ध्यान दीजिए, आपने सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए माइनस बी। ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे पता लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिखते हैं हम, लिखते हैं ना। तो यहां पर जो ये आर माइनस यल का होल स्क्वायर है, और इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर है, ऐसे हुआ ना।
जब ये दोनों आपस में नीचे मल्टीप्लाई भी तो होंगे, ठीक है, और जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस यल का स्क्वायर और आर प्लस यल का स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम चाहें तो इन दोनों की घातें क्या हैं, देखिए यहां पे क्या घात है, सेम है ना, सेम घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस यल और इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर। घात चूंकि सेम है तो हमने क्या किया, इंटू में भी है, घात सेम है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं 2 गुणे मतलब 2 की घात 2 लिखा हो, गुणे 5 की घात 2 लिखा हो, तो इसको आप 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो उसी तरह से यहाँ आर माइनस यल की भी घात 2 है और आर प्लस यल की भी घात 2 है, तो घात को एक जगह लिख दिया गया, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। समझ गए ना। अब यहां पर देखिए आर माइनस यल आर प्लस यल अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस इतने को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसी के अनुसार, ये जो सूत्र है हमारा। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर समझिएगा बात को, ठीक है। सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और इनटू करके एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पर लिखा हो, थोड़ी देर समझिए इसको, ये भी हमारा जो लिखा है आर माइनस यल का होल स्क्वायर और ये लिखा है हमारा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको यदि हम चाहें तो चूंकि घातें समान है तो इस तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख सकते हैं ना। लेकिन जब ये अंदर हमको देखने को मिल रहा है तो ये हमें लग रहा है कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के टाइप का है, मतलब आर प्लस यल और आर माइनस यल ए प्लस बी ए माइनस बी के टाइप का है। और इतने बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो जैसे यहाँ ए बी था यहाँ आर यल है, तो इसको हम आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर से एक स्क्वायर पहले से लगा ही है। तो जो नीचे आर माइनस यल का होल स्क्वायर है और आर प्लस यल का होल स्क्वायर है, इसको जब गुणा इस तरह से करा देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने आपको समझा दिया है, ये इतना जो है इतने के बराबर है और इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। और चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी था, और अगर ये आर माइनस यल आर प्लस यल होता तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर भी लिखा जा सकता था, और हमने यहाँ पे लिख दिया है और यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब जब यहां तक आप पहुंच गए हैं तो यहां ध्यान दीजिए, ये आपका ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। और ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ये आपका दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और प्लस 2r यल माइनस, यहां माइनस लगा है ना, तो ये हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर है ना। तो ऐसे इसमें भी सूत्र होता है, होगा आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। लेकिन अगर पता लगा यहां माइनस लगा है तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहां माइनस लगा है तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर और प्लस में 2r यल, और नीचे वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपस में कट गई, ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, यल स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, 2r मिलके हो गए 4r, चिन्ह समान है, वैल्यू भी समान है, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये आपका ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, 4r बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इधर क्यू है, इसको यदि हम चाहें तो यहां इसके साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देख ध्यान दीजिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
4QR बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, केवल Q मैंने इधर कर दिया QRL। अब इसी को थोड़ा से हम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं भी आपको बताते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ जो 4QRL लिखा है इसको यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 1 2 तो मैंने बाहर कर लिया और 1 2 1 Q और 1 L इसको साथ में लिख दिया, R बाहर लिख दिया और नीचे जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, केवल ऊपर वाले को मैंने थोड़ा गुणे में तोड़ के लिख दिया। 4 को मैंने 2 गुणे 2 लिख दिया, Q भी और L साथ में लिख दिया, R थोड़ा से बाहर लिख दिया। ऐसा लिखने से अगर चाहें तो आप ऊपर वाला भी मिल जाएगा, 2 दूना 4 Q R L मिल जाएगा ना। ठीक है, लेकिन फायदा क्या हुआ, मिलेगा तो ऊपर वाला, लेकिन फायदा हमको क्या हुआ वो ध्यान दीजिए। फायदा हुआ हमें कि 2QL बराबर हमने पढ़ा है पीछे होता है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जहां 2QL है उस जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और जहां पर 2QL है वहां पर हम लिख सकते हैं P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पीछे मैंने आपको बताया था कि 2QL बराबर होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL की जगह पे हम लिख सकते हैं Q। आज ही के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि 2QL की जगह पे P लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 2PR हो गया और नीचे जो वैल्यू लिखी है R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ये जैसे के तैसे ही लिखी रहेगी। ठीक है, जैसे कि तैसी लिखी रहेगी। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो R है, यहां देख रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये R L की तुलना में बहुत बड़ा है। तो चाहे हम ये कहें कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, या हम इसी बात को कह लें कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, L इज वेरी वेरी लेस देन R। मतलब दोनों ही स्थितियों में हम R को बड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम R को ही बड़ा बता रहे हैं। ठीक है, और R बड़ी दूरी है भी L की तुलना में। तो अगर ऐसा है तो अगर कहीं ये तो जब R L से बड़ा है तो R² का मान तो L² के मान से बड़ा और भी होगा, और भी बड़ा होगा। ठीक है ना, और L² का मान R² की तुलना में नगण्य हो जाएगा। यूं समझिए एक बोरा गेहूं में से एक दाना गेहूं के बराबर। ठीक है, क्या एक बोरा गेहूं में एक दाना गेहूं कुछ है? नहीं है, मतलब नगण्य है, बहुत कम मान हुआ उसका, उसकी बहुत कम वैल्यू हुई। तो उसी तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, परंतु हम नीचे लिख दे रहे हैं छोटे शब्दों में, परंतु L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब L का मान R से बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देंगे तब हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, परंतु L इज वेरी वेरी लेस देन R अतः जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो हो जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे R²। अब L² छोड़ रहे हैं तो बचेगा क्या, R², लेकिन पावर पहले से भी 2 लगी है तो घात का घात में गुणा हो जाता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी घात यहाँ हो जाएगी 4। ठीक है, लेकिन यहाँ एक R ऊपर भी लिखा है, यहाँ R की पावर 4 है। ठीक है, तो एक R से एक R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा। यहाँ नीचे R की पावर 4 है, यानी 4 R गुणे R गुणे R गुणे R 4 बार, और ऊपर एक बार, तो एक R से एक बार का R कट जाएगा, यानी R की घात बचेगी 3। तो अगला हमारा जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे R³, 2P बटे R³। ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा हमको ये। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए जो है, समझिए बात को, ये तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ठीक है, न्यूटन बटे कूलम।
लेकिन निर्वात अथवा वायु के लिए, किसके लिए? निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए के बराबर 1 लिया जाता है। के बराबर कितना लिया जाता है बच्चों? 1। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? अब के की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 से गुणा करने में कुछ होगा या 1 से भाग करने पर कुछ होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ई बराबर 1/4 पाई, ध्यान दीजिए क्या बचेगा? क्या बचेगा? बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब के नहीं आएगा क्योंकि के जगह पे 1 हो गया है ना, तो 1 लिखा नहीं जाता है। 1 का गुणा हमेशा रहता है नीचे भी, और 1 से भाग भी आप करेंगे कुछ नहीं होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। तो यह सूत्र आपका मिल गया। क्या मिल गया? ये आपका सूत्र मिल गया। ठीक है, ये सूत्र आपका मिल गया है। यही मेन सूत्र है, न्यूटन बटे कूलम। अब यहां पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे भी बताया है, 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होती है। ये इतनी है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको पीछे भी बताया था, 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होती है। और बाकी अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव की वैल्यू पता हो और वे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो बिंदु P है जहां पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर वह दूरी ज्ञात हो तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसके नीचे एक लाइन आपको लिखना भी है, वो दिशा के लिए लिखना है, वो हम आपको बता देते हैं, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्या लिखना है वो समझिए। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा मतलब बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव ये है और इसके अनुदिश जस्ट सीधा चले जाइए तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश चले गए, समझ लीजिए आप। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर को है। क्या लिखना है? अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर को है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर को है। तो ये हमारा था आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें मैंने आपको बताया कि मैं 2 चीज पढ़ाऊंगा आपको, मतलब 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य में और निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। तो पहली स्थिति पर मैंने चर्चा कर लिया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि इतनी होती है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम आपको कल पढ़ाएंगे, अर्थात लेक्चर नंबर 9 में पढ़ाएंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है।